फ्रेंड्स, अंधेरी रातों में आसमान में चमकते सितारों को देखना किसे अच्छा नहीं लगता। लोग घंटों आसमान को निहारते हैं और खो जाते हैं तारों की दुनिया में। इन्हीं तारों के बीच सबसे ज़्यादा चमकदार एक पिंड हमें दिखाई देता है। जी हाँ, यह है हमारे चंदा मामा, जिसे बचपन से हम देखते आ रहे हैं। जब भी हम चंद्रमा को देखते हैं हमारे मन में बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे चांद में ये दाग क्यों है, चांद आया कहाँ से होगा, चांद क्या हमेशा हमारे साथ था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, चलिए आइए आज की वीडियो में हम चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं और कुछ मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं रविश ट्यूटोरियल फॉर एजुकेशन। बने रहिए हमारे साथ अंत तक विथ नॉलेज की बात। जब गैलीलियो गैलीली ने अपनी दूरबीन 24 अगस्त 1609 में बनाई, तब वे दूरबीन से खगोलीय पिंडों को देखने वाले पहले व्यक्ति बने। उन्होंने अंतरिक्ष में सूर्य को आधार माना और चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच के संबंधों को भी बताया। साथ ही साथ उसने चंद्रमा में मौजूद विभिन्न प्रकार के क्रेटर्स के बारे में, पहाड़ों के बारे में और विभिन्न प्रकार के रहस्यों के बारे में दुनिया को बताने का प्रयास किया। फ्रेंड्स, उसके बाद चालू हो गई चंद्रमा में विभिन्न खोजों का एक नया अध्याय, जिसमें चंद्रमा की उत्पत्ति प्रमुख रही। तो आइए जानते हैं चंद्रमा की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से थे। सर्वप्रथम हमारे पास आता है कोएक्रेशन की थ्योरी, जिसे एडवर्ड रॉस ने 1873 में हमारे सामने लाया था। कोएक्रेशन थ्योरी का मतलब होता है साथ साथ बनने की थ्योरी। उनका मानना था कि जब पूरा सोलर सिस्टम एक डिस्क के फॉर्म में था, तो ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य सेंटर में था और बाकी आकाशीय पिंड किसी नेबुला में अपने जीवन की शुरुआत कर रहे थे। उसी समय पृथ्वी व चंद्रमा भी एक ही समय और एक ही पदार्थ से अपनी आकृति ले रहे थे, अर्थात पृथ्वी और चंद्रमा दोनों साथ साथ निर्मित हो रहे थे और सेम एलिमेंट से। लेकिन बाद में जब चंद्रमा के पत्थरों पर रिसर्च किया गया तो यह बात पता चली कि चंद्रमा का आयरन एलिमेंट मतलब लौह तत्व की घनत्वता पृथ्वी में पाए जाने वाले लौह तत्व की घनत्व से काफ़ी कम थी। तो इस थ्योरी को नकार दिया गया। फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे सामने दूसरी थ्योरी है फ्यूजन थ्योरी, जिसको हमारे बीच लेके आए थे जॉर्ज डार्विन ने। इस थ्योरी के अनुसार चंद्रमा पृथ्वी का एक हिस्सा है जो करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी की तेज गति के कारण यह पृथ्वी से अलग हो गया था। मतलब जब पृथ्वी की निर्माण की अवस्था थी, उस समय पृथ्वी अर्ध द्रव्य अवस्था में ही सूर्य का चक्कर लगा रही थी, जिसकी स्पीड काफ़ी तेज थी। इस कारण पृथ्वी की आकृति एक सिंगल डंबल के समान हो गया था और पृथ्वी का एक हिस्सा अलग होकर स्वतंत्र रूप से गोले के समान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था और बाद में इसमें काफ़ी कठोरता आई, जो आज हमारे सामने मौजूद है। अब यह थ्योरी एक इंटरेस्टिंग बात यह बताता है कि पृथ्वी का जो हिस्सा अलग होकर चांद बना, वह प्रशांत महासागर का बेसिन है, जो आज चांद के रूप में मौजूद है। बट फ्रेंड्स, इस थ्योरी को रिसर्चर्स ने उस समय नकार दिया जब उन्हें इस प्रश्न का जवाब नहीं मिला कि चंद्रमा पृथ्वी का एक टुकड़ा है, तो जिस प्रकार पृथ्वी में जैविक और अजैविक घटक मिलते हैं, उसी प्रकार के घटक चंद्रमा पर भी मिलना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। इसके साथ ही साथ जब प्रशांत महासागर के चट्टानों का परीक्षण किया गया तो यह चंद्रमा की अपेक्षा नवीन है। इस थ्योरी के अनुसार यदि चंद्रमा उसी से बना है तो दोनों को एक ही होना चाहिए, इसलिए यह थ्योरी काफ़ी विवादित रहा। बट फ्रेंड्स, फ्यूजन थ्योरी ने एक बात सही कही कि चंद्रमा आज हमसे दूर जा रहा है। इसके लिए जॉर्ज डार्विन ने पृथ्वी पर उठने वाले ज्वार भाटे का अध्ययन किया और पता लगाया कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी साल दर साल बढ़ रही है। इस बात को आधुनिक वैज्ञानिक भी साबित कर चुके हैं। अपोलो 18 व लेज़र लाइट रेंजिंग विधि से पृथ्वी व चांद की दूरी का पता लगाया गया था। आज से लगभग 45 साल पहले मानव अपोलो 18 मिशन में जब गया था, तब वो अपने साथ एक रेट्रो रिफ्लेक्टिंग मिरर भी साथ ले गए थे, जिन्हें उन एस्ट्रोनॉमर्स ने एक निश्चित कोणीय पैमाने पर चंद्रमा में छोड़ाए थे और वहां से सर्वप्रथम चंद्रमा की वास्तविक दूरी को पॉइंट आउट किया था। रेट्रो रिफ्लेक्टिंग मिरर एक ऐसा डिवाइस है जो पृथ्वी की ओर से भेजी गई लेज़र किरणों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। जब पृथ्वी से वैज्ञानिक लेज़र लाइट को चंद्रमा की ओर शूट करते हैं, तब यह चांद के उस रिफ्लेक्टिव मिरर से टकराकर वापस पृथ्वी पर आती है। इस लाइट का चंद्रमा से वापस आने व लेज़र की गति, जो कि 300 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, से गणना की जाती है और चंद्रमा की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जाता है।
फ्रेंड्स, साइंटिस्ट का कहना है कि चंद्रमा प्रतिवर्ष हमसे 3.5 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और ऐसा रहा तो एक दिन हमारा चंदा मामा हमसे हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। बट डोंट वरी, ऐसा होने में करोड़ों साल लगेंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे सामने तीसरी थ्योरी आई जिसे कहा गया कैप्चर थ्योरी, जिसे जेफरसन ने 1909 में लागू किया और इसे ब्रिटिश प्रोफेसर माइकल उल्फसन ने आगे बढ़ाया। इन दोनों का यह मानना था कि जिस चंद्रमा को आज हम देखते हैं वो तो हमारे सौरमंडल का पिंड ही नहीं था, या तो किसी दूसरे आकाशगंगा का या किसी दूसरे सौरमंडल का एक भटका हुआ क्षुद्र ग्रह के समान एक पिंड था जो इधर उधर सभी ग्रहों के चक्कर लगा रहा था। लेकिन जब यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव में आया तो यह पृथ्वी के ही चक्कर लगाना शुरू कर दिया और तब से लेकर आज तक यह पृथ्वी के निरंतर चक्कर लगा रही है, जिसे हम आज चंद्रमा के नाम से जानते हैं। बट फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो यह थ्योरी चलता रहा, लेकिन बाद में इसमें भी ऑब्जेक्शन आनी शुरू हो गई। अन्य साइंटिस्ट ने इसको इस आधार पर खारिज कर दिया कि सौरमंडल में हर ऑब्जेक्ट का अपना अलग ही आइसोटॉप होता है जो एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है, परंतु चंद्रमा की सतह से लाए गए पत्थरों की रिसर्च से यह बात पता चला कि चंद्रमा और पृथ्वी के आइसोटोप में काफ़ी सिमिलरिटी है। अब जब चंद्रमा इस कैप्चर थ्योरी के अनुसार अलग सौरमंडल का है तो दोनों के आइसोटोप में इतनी सिमिलरिटी क्यों? फ्रेंड्स, चंद्रमा की उत्पत्ति को लेकर हमारे पास एक और थ्योरी है जिसे कहा जाता है जायंट इम्पैक्ट थ्योरी। इन तीनों थ्योरी को गलत बताते हुए 1974 में विलियम हार्ट्स ने एक नई थ्योरी में चंद्रमा की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया। जायंट इम्पैक्ट थ्योरी के अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति आज से 4.5 अरब साल पहले एक विशाल पिंड के पृथ्वी के टकराने से हुआ था। इस समय पृथ्वी अपनी शुरुआती अवस्था में था। फ्रेंड्स, उसी समय पृथ्वी की कक्षा में मंगल के आकार का एक आकाशीय पिंड जिसका नाम था थिया, वो भी पृथ्वी के साथ घूम रहा था। किसी आकाशीय कारण से इन दोनों पिंडों में एक जोरदार टक्कर हुई। इस टक्कर से थिया का एक बहुत बड़ा भाग पृथ्वी में समा गया, जिससे पृथ्वी के आयतन और गुरुत्वाकर्षण बढ़ गया। इस टक्कर से उत्पन्न एक बड़ा मलबा पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा और इनमें से अधिकांश पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से खींचते चले गए और शेष मलबा धीरे धीरे आपस में इकट्ठे होते गए और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। यही बाद में पृथ्वी का उपग्रह मतलब हमारा चंदा कहलाया। फ्रेंड्स, जायंट इम्पैक्ट थ्योरी इसलिए भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 1972 में अपोलो 14 द्वारा चंद्रमा के सतह से जो पत्थर लाया गया था, उस पत्थर का जब वैज्ञानिक परीक्षण किया गया तो इसमें इस बात का जिक्र था कि चंद्रमा के पत्थर में भी बेसाल्ट पाया गया है जो पृथ्वी पर मौजूद है, और इसका जब एनालिसिस किया गया तो यह चंद्रमा का ही एक हिस्सा होना पाया गया, जिसको आज नकारा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, हमारा यह चंद्रमा पहले बहुत सुंदर हुआ करता था, लेकिन इस चांद को करोड़ों वर्षों से अपने अस्तित्व को बताने और बचाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है। इसके अस्तित्व में आते ही इसमें हजारों उल्कापिंडों की बारिश ने चांद को या चांद की सतह को बदसूरत बना दिया है। चांद के गड्ढे इन्हीं उल्कापिंडों की बारिश का परिणाम है। परंतु इसके बाद भी हमारा प्यारा चंदा मामा शान से हमें रोशनी दिखाने और हमेशा हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करता है। तो फ्रेंड्स, अब जब आप आसमान में चांद को देखो तो चंद्रमा के जन्म को याद करना और उसकी अलग अलग थ्योरी को एनालिसिस करना, और हमें यह बताना बिल्कुल न भूलना कि आपको इन चारों में से कौन सी थ्योरी सबसे अच्छी लगी और क्यों लगी। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके सामने लाते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमें कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।